जी मेरे साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो है कल आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे वो सारे क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, है ना? तो आप लोग सभी को ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना? देखिए आप लोग का एग्ज़ाम एकदम समझिए कल है और हम आप लोग के लिए क्वेश्चन गेस कर रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्वेश्चन गेस कर रहे हैं और बहुत सारा क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप बताओ, साल भर आप पढ़े हो, क्या क्यों, क्या नहीं क्यों, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम आपको आज जो क्वेश्चन गेस करके दे रहे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएँगे। अब आप बोलोगे सर 100% क्वेश्चन जो है इसी से आएगा, वो तो आप नहीं कर सकते हो। साल भर आप क्या करे थे? तो इसीलिए जो क्वेश्चन हम आपको गेस करें, ये तो पक्का है कि आपको ये याद हो ही जाना चाहिए, है ना? ये जहाँ तक कि हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा और हमें बताइएगा कि सर इसमें से कौन-कौन सा क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में। एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ के बताइएगा इसको, है ना? आज के इस वीडियो को, ठीक है? सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो ओम का नियम आने वाला है ना? ओम का नियम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग पलट के देखिएगा। आपके क्वेश्चन पेपर जब आएगा आपको तो वहाँ पे देख लीजिएगा ओम का नियम रहेगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपका श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो जा कर के, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन, है ना? 5 मार्क्स में या तो ओम का नियम रहेगा या तो श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन रहेगा, फिक्स है। ओम का नियम ज़्यादातर 100% चांस है ओम का नियम रहेगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, संतुलित करने आपको बताया है, फिक्स है कि एग्जाम में 3 मार्क्स का रहेगा संतुलित करने वाला क्वेश्चन, ठीक है? आपको हम और क्वेश्चन होमवर्क भी दे देते हैं अभी, इसको आप लोग बना लीजिएगा। H2 प्लस में Cl2, है ना? ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ, इसको आपको बैलेंस करना है, कर लेंगे। Na प्लस में O2 और इसको आपको करना है Na2O, इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है, ठीक है? क्या आप लोग इतना कर लेंगे? चलिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, इतना आप लोग बैलेंस करके बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में 3 मार्क्स में जो है संतुलित करने वाला क्वेश्चन आपका रहेगा, आप देख लीजिएगा, है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि आप लोग का आकृति वाला क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, जिसमें से आपको ये जानना पड़ता है कि यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आपको पता होगा वक्रता केंद्र पे बनेगा। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना? ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा-सा, है ना? 1 मिनट, हाँ। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके बाद आप देख लीजिए, ये तो आप समझ गए, जितने क्वेश्चन सब आपको करवा दिए, ये वाला भी क्वेश्चन करवा दिए, कैसे बनाते हैं वो आपको, ठीक है, बता दिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि आपका या तो पाचन तंत्र आ सकते हैं या तो वृक्काणु आ जाएगा, या तो वृक्काणु। देखिए कई इधर कितने दिन से जो है एग्जाम में डायग्राम दे नहीं रहा है, बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको फिक्स है कि कर लीजिएगा, पाचन तंत्र या वृक्काणु, है ना? ये आपका अपना ये होना चाहिए कि नहीं हमको ये करके जाना है ना? एग्जाम में रिस्क नहीं लेना चाहते तो, ठीक है ना? इसके बाद हम आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। देखिएगा जी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कि कोई 2 गुण लिखिए, है ना? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये इस बार आने चाहिए। तो इसका आप देखिएगा यहाँ पे ये ऐसे से आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना लेना है, ठीक है ना? आप लोग चुंबक बनाने आता हो आप लोग को, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से ऐसे करके कुछ ऐसे फिगर बना लीजिएगा आप लोग खुद से, है ना? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यहाँ पे रेखा जो जाएगा वो समांतर जाएगा, ये आपको दिखना चाहिए। रेखा जो जाएगा वो कैसा जाएगा, समांतर जाएगा, है ना? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे जो है, ऐसे हमारे पास जो है ये आ रहा है, ऐसे जो है ये आ रहा है, ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और अंदर से जो है ऐसे करके बाहर निकलेगा, है ना? ठीक है, ऐसे करके ये बाहर निकलता है, ठीक, बात समझ में आया? इधर से बाहर निकलता है। अब आप देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ और आपको फिगर तो बना लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, आपको दिखाई नहीं देता है, जो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। उत्तर से निकला, दक्षिण ध्रुव पे समाप्त हो गया, जो कि आपको हम दिखा भी दिए। इसके 2 जो है गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या-क्या गुण होते हैं? पहले देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट हम आपको बता रहे हैं, आप समझिएगा इसको अच्छे से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी भी आप देखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, एक-दूसरे को काटता नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक है ना? दूसरा बात क्या आगे देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है चुंबकीय बल के मजबूत को दिखाता है ना?
चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास-पास में होता है वहाँ पे चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। यानी कि आप बताओ चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो बोलेगा चुंबकीय बल यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत पास-पास में, यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर-दूर में है। लेकिन यहाँ पे जो है तो आप याद रखिएगा इसमें जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के पास जो है यानी कि ध्रुव के पास जो है क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना? इसको आप लोग समझ लिए। आपको जैसे कि हम बताए थे कि नेफ्रॉन का फिगर ये वाला, ये आपका नेफ्रॉन का फिगर होता है, जो कि आपको दिखा दिए है ना, सॉरी विकाणु का, ठीक है ना? और इसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन भी बोलते हैं। और ये आपका पाचन तंत्र का फिगर हो गया, ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करने वाले, देखिए एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रकाश चैप्टर से, इसका भी हम आपको डिटेल वीडियो बना दिए है ना? व्हाट्सएप में आपको भेज भी दिए थे कि कैसे इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपर सीरीज़ का हम पिछले साल वीडियो मतलब वहाँ पे चलाए थे, है ना? और उसमें जो है ये क्वेश्चन एकदम पूरा आपको कांसेप्ट के साथ कि कहाँ पे V माइनस होगा, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे F माइनस, जैसे यहाँ पे देखिए फोकस जो है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 बोला, लेकिन कैसे -10 हो गया? U कैसे यहाँ पे -25 हो गया? क्वेश्चन में तो 25 बोला। हाइट कैसे जो है यहाँ पे जो है 5 हो गया, है ना? कैसे? तो ये सब चीज़ें जो है आपको हम कांसेप्ट क्लियर कर दी है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये दर्पण सूत्र होता है और ये लेंस सूत्र होता है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट दर्पण ही सूत्र, यहाँ पे लेंस सूत्र आपका क्या होता है यहाँ पे ठीक है ना? 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू में 1/f होता है, ये लेंस सूत्र, है ना? आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे आपका यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला क्या लगा है? आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा है? -v/u। ये दर्पण सूत्र में होता है। लेंस सूत्र में क्या होता है? आवर्धन का मतलब m का फॉर्मूला होता है v/u, है ना? तो जब भी लेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे v/u कर दीजिएगा, यहाँ वहाँ पे -v/u मत करिएगा, ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और आपका ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। आपको ये समझा दिया, हम वीडियो बना दिए, ठीक है ना? आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं ये क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन 2024 में आपका आया था, तो 25 में नहीं आया था, तो 26 में मेरे ख्याल से आ जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में बोला क्या गया था आपसे, ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि बताइए कि पोषण किसे कहते हैं? अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, पोषण किसे कहते हैं, अमीबा में पोषण के सचित्र वर्णन करें। तो इसमें आप पहले अमीबा में पोषण के बारे में लिख दीजिएगा। ये आपको पहले सचित्र मतलब फिगर बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना? आपके एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिए हुए, अच्छे से आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है कि अमीबा जो है अपनी सतह पर जो क्या करती है, उंगलियां, है ना, अंगुलियां जैसे जो है स्थायी क्या करती है, पर्वत बनाती है। इससे कूटपाद करते हैं, क्या करते हैं? कूटपाद करते हैं। और कूटपाद जो है भोजन को घेर कर जो एक खाद्य कण बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है, ठीक है ना? समझ में आया? मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो कूटपाद होता है वो खाद्य कण को पकड़ता है, खाद्य कण को पकड़ता है कूटपाद जो है। ये देखिए कूटपाद है, देखिए तन जैसे खाद्य कण आए अंदर, कूटपाद बंद हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कोशिका द्रव में उपस्थित जो है पाचन एंजाइम होता है, जो कि खाद्य धानी में प्रवेश करता है ना? ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या होता है आगे, कि भोजन को जो है पचाता है, जो कि कौन? तो एंजाइम होता है रिक्तिका में, है ना? अमीबा के रिक्तिका में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाता है। खाद्य धानी जो है कोशिका में जो है भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन को के कण को जो है विकसित होकर जो है कोशिका द्रव में मिलने रहते हैं, द्रव में मिलने रहते हैं, मिलाते रहते हैं, ऐसा आपको यहाँ लिखना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या लिखिएगा, रिक्तिकाएं जो है घूमते घूमते जो है कोशिका की जो है सतह से चिपक जाती है और चिपक कर जो है फट जाती है, और तब जो है अनपच जो है भोजन होता है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है। यानी कि आप सिंपल सी बात समझो कि इससे जो है अनपच भोजन बाहर निकल जाएगा, मतलब जो पचा हो तो उसका जो भी चीज़ है वो तो सारा वो सोख लिया। अनपच भोजन को वो जो है आप देखिए यहाँ पे कि फट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये आप इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हम आपको कुछ और क्वेश्चन जो है दे देते हैं, है ना? इसको भी आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना? तो उसको आप लोग देख लीजिए। और एक आपको हम यहाँ पे IUPAC नाम का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, IUP है ना, SC, ठीक है ना? IUPAC है ना? वो क्वेश्चन क्या आप लोग प्रैक्टिस किए हैं? अगर प्रैक्टिस किए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक ना? ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए IUPAC नाम जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा-सा समझा देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको S उपसर्ग याद होना चाहिए और P याद होना चाहिए, प्रत्यय जिसको बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे P प्रत्यय और ये
है ना, एस पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए इसको जो है आप वैसे उपसर्ग आप समझिए, इसको आप लोग पहले जोड़िएगा, इसको आप लोग पहले जोड़िएगा, इसको आप लोग कहाँ जोड़िएगा, लास्ट में जोड़िएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग लास्ट में जोड़िएगा, ये वाला। अब यहाँ पे समझिए, जैसे बी आर जहाँ भी आपको दिख गया, क्या दिख जाएगा, बी आर, तो ब्रोमो समझिएगा, आई मतलब आइडो, और सी एल मतलब क्लोरो, और सी एल यहाँ पे साइक्लो है, ये साइक्लो है, मतलब अगर आपको साइक्लिक अगर फिगर दिखे तो साइक्लो वहाँ पे यूज़ करिएगा। फिर आपका यहाँ पे याद करना पड़ता है आपको ये वाला, है ना, जो कि आपको याद होगा मेरे ख्याल से, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ये आपको याद होना चाहिए। अगर सिंगल बाउंड है तो उसको एन बोलते हैं, डबल बाउंड है तो इन बोलते हैं, और ट्रिपल बाउंड है तो आइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन मतलब आपको पता ही होगा, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर लास्ट में डैश OH लगा हुआ है तो उसको ऑल पढ़ते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ठीक है। फिर एल हो गया, फिर ओन हो गया, ये फिगर रहेगा तो, है ना, और आइडो, ठीक है, ओइक अम्ल जो है आपका ये फिगर रहेगा तो होगा। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे एक अलग तरह का फिगर भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, कई बार अगर वैसा फिगर आपको दिखेगा तो उसका नाम आप लोग वैसे कर पाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड बने हुए और यहाँ पे हाइड्रोजन, आपको इसका नाम बताना, देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन एक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक। तो जब भी कार्बन एक होगा तो सबसे पहले ये देखिएगा, कार्बन कितने, एक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेथ, है ना, ठीक है। कार्बन कितने, एक मिनट, कार्बन कितने, एक है। और इसके बाद आप देखिएगा सिंगल बाउंड है, यानी कि क्या पढ़ेंगे इसको, एन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेथ प्लस एन, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए ये वाला फिगर आपको चलिए दिखा देते, आपको मन है तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से, है ना, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन हम थोड़ा सा दिखा देते, ये वाला देखिएगा। इसमें क्या कार्बन है बोलिएगा, 2 कार्बन है, क्या कार्बन है, 2 कार्बन है। और जब 2 कार्बन अगर आपको दिख गया तो हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो है एथ आएगा, क्या आएगा, एथ आएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड था उसमें भी, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा आपका, एन आएगा, है ना। और आप देखोगे इसके बाद यहाँ पे फिगर में क्या था, फिगर में क्या था, एक मिनट, फिगर यही था ना, हम कार्बन, अच्छा सॉरी 5वां नंबर फिगर, कौन सा फिगर हम आपको दिखाए थे, ये दिखाए थे क्या, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एथ आया, एन आया, और ये वाला ओइक अम्ल होता है, क्या होता है, ओइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हेक्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, 6 कार्बन है तो। और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, है ना, क्या लगा हुआ है, OH, तो उसको पढ़ेंगे ओल, क्या पढ़ेंगे, ओल। सबको जोड़ दीजिए तो आपका नाम हो जाएगा हेक्सेनोल, क्या बन जाएगा, हेक्सेनोल, हेक्स जोड़ एन जोड़ ओल, तो हेक्सेनोल बन गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, है ना। एक आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं समावेयता। समावेयता क्या होता है उसको समझ लीजिए, ऐसे यौगिक जिसका गुणधर्म समान होता है लेकिन संरचना अलग-अलग होता है, ऐसे यौगिक को समावेयता कहते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, है ना, हम लोग ले लिए है C4H10। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो C देखिए यहाँ पे 4 है और H यहाँ पे 10 गो, यहाँ पे भी देखिएगा तो C हमारे पास 4 गो है और H यहाँ पे 10 है। लेकिन आप देखोगे दोनों का संरचना अलग-अलग है ना। भले ही क्या है, फॉर्मूला सेम है लेकिन संरचना अलग-अलग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समावेयता, क्या कहते हैं, समावेयता। अब इसका नाम होगा ब्यूटेन, क्योंकि ये ब्यूट प्लस एन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है, 4 है तो ब्यूट, है ना, और प्लस में एन, तो ब्यूटेन हो गया। ये भी तो 4 है तो ब्यूट प्लस एन ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन, क्या बोलते हैं, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पे IUPAC नाम वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा आराम से, है ना, हमको यहाँ तक लगता है, ठीक है ना। एक ये फिगर आप देख सकते हैं, ये बेंजीन का है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, है ना। इसका नाम है बेंजीन। अगर आपसे एग्जाम में बेंजीन का फिगर पूछा तो आप लोग ये फिगर जरूर बनाइएगा, एकदम आसान होता है। यहाँ पे फिगर आपको देखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा बेंजीन का, और इसका फिगर आप लोग देखिए यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, 6 को कार्बन लगाना है, क्या कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6 यहाँ लगा दी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे करके, ठीक है ना। अब बस आप जहाँ जहाँ देखिएगा तो देखिए 1 2 3 हुआ, एक यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, तीनों एक चार है ना। यहाँ पे 2 1 3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 1 3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, है ना। यहाँ देखिए 2 और 1 3 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 और 1 3 बॉन्ड है ना, एक यहाँ पे लगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये हो गया। क्या आसान नहीं है? एकदम आसान है। आप लोग बेंजीन बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। C6H6 या फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव है, आपसे ज़्यादा समय लेंगे, एकदम 30 मिनट का समय लेंगे और 30 मिनट में जो आप देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन से लड़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए बस आप लोग उसको देख लीजिए। अंतिम पंक्ति में बैठा किसी विद्यार्थी को श्यामपद पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार जो है संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखा तो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, यानी कि लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, तो उसको श्यामपद यानी कि जो बोर्ड है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्या कौन से दोष से, उसको कौन सा दोष है आप लोग बताएं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो विद्यार्थी है उसको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? अगर किसी को दूर का नहीं दिखा तो उसको क्या दोष है? निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। ऐसे कैसे संशोधित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। देखिए यहाँ पे निकट है ना, तो निकट में 3 अक्षर है, तो आप अवतल याद करिएगा, है ना। और दूर होता है ना, अगर दूर पूछेगा तो दूर में देखिए 2 अक्षर है, तो उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस चाहिए इसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा यहाँ पे कि वायुमंडल में जो है बहुत सारे जो है धूलकण होते हैं, जिसके कारण मतलब धूलकण मतलब जो भी पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, है ना, ठीक है। जिसके कारण जो है तारों से आने वाला जो प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होता है, ठीक है। और लगातार अपवर्तन कारण, ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलते रहती है और जिससे तारा हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे क्या है धूल कण, इसको पार करना पड़ता है, इसके कारण हमें क्या दिखता है? तारा टिमटिमाते हुए दिखता है, ठीक है। बट रियल में वो स्थायी रहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन बता दे रहे। इसको आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा दे रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा। इसमें कहा जा रहा है क्या? समजाति एवं समरूप अंक को उदाहरण देकर समझाइए। तो समजाति अंक क्या होते हैं? समजाति अंक जो उत्पत्ति तथा संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो तथा कार्य में भिन्न होते हैं। उत्पत्ति तथा संरचना में समान है बट कार्य में क्या है? भिन्न है। उसे क्या कहते हैं? समजाति अंक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, है ना। मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, है ना। मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, इसको आप लोग लिखना है। फिर समरूप अंग में आप क्या लिखिएगा? यहाँ पे देखिएगा समरूप अंग लिखेंगे वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं? कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, है ना। कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, है ना। चने के पौधे तथा मटर के पौधे में, है ना, प्रतान। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है हमारा कि मंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण, ठीक है, विकल्प लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बता दें, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे उत्तर देंगे आप लोग समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मेंडल ने 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे का चयन करके, है ना, इससे पौधे उगाए थे। लंबे पौधे तथा बौने पौधे का संकलन कराकर प्राप्त संतति में लंबे एवं बौने पौधे की गणना की। तो प्रथम संतति उन्होंने देखा F1 में कि कोई पौधा, ठीक है, बीज की ऊंचाई का नहीं था, बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी पौधे लंबे थे, है ना। मतलब बीज की ऊंचाई कोई नहीं, सब क्या है? लंबे, है ना। सारे पौधे लंबे हुए और दोनों लक्षणों में केवल एक लक्षण दिखाई दिया था, लेकिन दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में जो है सभी लंबे नहीं थे, बल्कि उनमें से 1/4 बौने भी पौधे थे। इससे यह पुष्टि हुआ कि किसी भी लक्षण के, ठीक है, 2 विकल्प लक्ष्य स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो समझते हैं पौधे, पादप मतलब पौधे, पौधे के अंग का प्रकाश की ओर होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप क्या बताएंगे कि पौधे के अंग का प्रकाश की ओर होने वाली गति कोई क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जैसे कि इसको समझिए डिटेल में यहाँ पे क्या है। यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दे, है ना, जिसमें प्रकाश की खिड़की या फिर दरवाजे की ओर से भीतर आ रही हो, तो कुछ दिन के बाद, ठीक है, परोह का अग्रभाग उस दिशा में मुड़ जाता है जिस जिस तरफ से प्रकाश कमरे में आ रही है। ऐसा विपरीत दिशा की तरफ हार्मोन उपस्थित रहने के कारण होता है ना। इस प्रकार, ठीक है, परोह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्या है कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सोडियम बहुत ही क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, जो वायु के संपर्क में आने से इसमें तुरंत क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि अपरूप किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्बन के ठीक है, प्रमुख अपरूप के नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप के गुणों में से, देखिए यहाँ पे समझिए, इसको फिर से समझा देते, ठीक है। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं, तथा यह गुण अपरूप कहलाते, सेम आ गया, ठीक है। और कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो 3 होते हैं, आप लोगों को पता होगा, बट यहाँ पे 2 प्रमुख अपरूप के नाम बताया गया, एक हीरा, एक हो गया कोयला, एक ग्रेफाइट भी होता है, उसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अच्छा, अभी तो हम आपको बता रहे थे, है ना, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम बहुत ही मतलब क्या होता है यहाँ पे, अभिक्रियाशील होता है, मतलब अधिक क्रियाशील होता है। ये वायु के संपर्क में आने से तुरंत ही जो है इसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। लैंगिक और लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में आप लोग को क्या बताना, अंतर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। स्टार बना लीजिए, हाँ। तो लैंगिक जनन समझते, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। और लैंगिक जनन, ठीक है, निषेचन क्रिया के बाद जीव, ठीक है, बनना आरंभ होता है, और इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति नए गुण, ठीक है, विकसित हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, मतलब यहाँ पे अलैंगिक समझिए क्या होता है इसमें। तो इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, और यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, और लिंग, ठीक है, जीवों में निषेचन क्रिया नहीं होती है, ठीक है। और इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति में नए गुण नहीं आ सकते। 18 नंबर कि दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखते क्या है यहाँ पे कि इस दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से, ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो है क्षार की मात्रा उपस्थित रहती है, ठीक है, जो इसको जल्दी अम्लीय होने से रोकती है। क्योंकि दही की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इस दूध का दही बनने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन स्टार बना लीजिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि 4 प्रतिरोध यहाँ पे दिए हुए 40, 80, 120, 62 को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध जो है अधिकतम प्राप्त हो। देखिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अधिकतम प्राप्त करने के लिए कैसा, श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्राप्त करने के लिए उसे पार्श्व क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है कि, ठीक है, सी नंबर की अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करिए। गणना भी कर देंगे। तो सबसे पहले अधिकतम के लिए हमें अभी पता चला कि हमें क्या करना पड़ता है, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो अधिकतम के लिए जो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सारा प्रतिरोध यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है हमारा 40 से 80, 120 और 62 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 40, 80, 120, यहाँ पे 62 ओम यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, ये 62 ओम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, R=R1 + R2 + R3 + R4, और सबको जोड़ दीजिए, 4, 8, 12 और 62, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 80 होगा ना, 80, 120 और 62, ठीक है। सब गलत है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, 40 प्लस में 80 प्लस में 120 प्लस में क्या होगा, 62 होगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 आपका ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, सही है। 300 या 302 आएगा, जो भी आएगा। 62 है कि 60 है ये वाला, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 62 है, ठीक है। तो 300 आपका 20 या 22 जो भी आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे क्या है कि आपको क्या न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करना है। तो
तो आप यहाँ पे लगाइएगा 1/r वाला, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है ना, प्लस 1/r4 है ना, ठीक है। आप लगा लीजिएगा फॉर्मूला यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सारा पुट कर देना है। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, तो 15 में ये 240 आएगा एलसीएम, है ना। 15/240 काटेंगे, ठीक है। ये 1/r है ना हमारा, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा होगा। 1/r इक्वल टू में 15/240 आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो 15r, ठीक है, इक्वल टू में 240 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 240/15, है ना। 240/15 आएगा, काटिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप काट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 8/5 आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्या है हमारा कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकता में डीएनए की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। चलिए समझते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहती है, इसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी गुण तथा लक्षण कहते हैं, ठीक है। और इस परिघटना को आनुवंशिकता भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आनुवंशिकी में डीएनए की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा कि, ठीक है, डीएनए, ठीक है, आनुवंशिकी पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार की व्यवस्था में सभी आनुवंशिक सूचित सूचनाएं कूटबद्ध होती है, ठीक है, कूटबद्ध होती है। इसके बाद आप लोग का एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ये रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि Na2O का निर्माण, ठीक है, Na2O का निर्माण। तो समझिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम जो है कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो सोडियम 11 होता है, इसके तो वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 1 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसको अपने घर बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 चाहिए। तो बट वो ले नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, त्याग कर देगा, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, एक को त्याग देगा, यानी कि एक को सोडियम यहाँ पे रख लिए, चूँकि 2 को सोडियम था ना, Na2 था, तो एक और यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 8 होता है, ठीक है। तो इसका बात हम कुछ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आप सजा लिए। तो अब एक इसको दे देगा, तो ये ऑक्सीजन इसके पास 7 हो गया अभी, और ये वाला भी इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन के पास अब 8 हो गया। तो ऑक्सीजन का अपना घर भर के, क्योंकि 8 को चाहिए होता है उसको, ठीक है। और ये इसको दे दिया, यानी कि इसका भी अपना 2 8 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखा है तो ये आपका Na2O का ऐसे निर्माण हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया 2, क्योंकि ये 2 लिया ना, ये तो दे दिया 2 और ये 2 लिया, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। Na पॉजिटिव हो गया, ऐसे निर्माण होता है। नेक्स्ट है आप लोग का MgO का निर्माण। तो Mg मैग्नीशियम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम होता है आपका 12, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और 2, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन तो 8 होता है, यानी कि 2 6, है ना, क्या होता है 2 6, तो इसको चाहिए 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आप मैग्नीशियम में 2 को सजाइएगा और इसके पास 6 को, तो ये क्या होगा, ये इसको दे देगा, है ना। तो ऑक्सीजन हमारा 8 को हो जाएगा और मैग्नीशियम 2 आपको किसी को दे दिया, यानी कि ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे MgO का ऐसे निर्माण हो गया, ठीक है। आपको ये दिखा देना है, ठीक है।